गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 आपका जो चैप्टर है चल रहा है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं कैटालिस्ट। कल आपको बताया गया था मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरकों की क्रियाविधि। तो उत्प्रेरकों की क्रियाविधि की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी, यानी माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत और आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। जिसमें मॉडर्न अधिशोषण सिद्धांत आपको बताना है, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत में यह बताया गया है कि इसकी क्रियाविधि निम्न दो पदों में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप में था कि कैटालिस्ट अभिकारक के एक अणु के साथ जुड़ करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड सेकंड स्टेप में अभिकारक अणु के दूसरे अणु के साथ क्रिया करता था, और दूसरे अणु के साथ क्रिया करके दूसरे अणु के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट बनाता था और कैटालिस्ट को रीजनरेट कर देता था, है ना। तो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत देखेंगे। मॉडर्न एब्जॉर्प्शन, दूसरा आपका है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। आधुनिक अधिशोषण तो यह सिद्धांत माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत तथा अधिशोषण सिद्धांत को संयुक्त करके दिया गया है। यह सिद्धांत माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत तथा अधिशोषण सिद्धांत को संयुक्त करके दिया गया है। यह सिद्धांत सामान्य उत्प्रेरण के साथ साथ विषमांग उत्प्रेरण की भी स्पष्ट व्याख्या करता है। यह सिद्धांत सामान्य उत्प्रेरण के साथ साथ विषमांग उत्प्रेरण की भी स्पष्ट व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरकों की क्रियाविधि निम्न चार पदों में पूरी होती है। नंबर एक आपका है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ध्यान दें, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। चलिए एक एग्जांपल पहले देते हैं। जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाता है एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, क्या बन गया? एथेन। ये क्या है? एथेन, एथेन, और ये बन गया एथेन। ठीक, अब देखना यह है कि इसकी क्रियाविधि निम्न चार पदों में पूरी है। नंबर एक होता है भौतिक, नंबर एक क्या होता है? भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण क्या है? सर्वप्रथम अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर भौतिक बल जैसे वांडर वाल बल द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक, सर्वप्रथम उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिकारक अणु के साथ भौतिक बल जैसे वांडर वाल बल द्वारा क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। इसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। तो होता ये क्या है कि अभिकारक अणु जैसे निकिल क्या है? कैटालिस्ट। निकिल क्या है? कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट करते क्या है?
कि ये भौतिक बल, ये वंडर वाल बल है, डॉटेड लाइन द्वारा दिया गया है, और ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। H2 को हम H बांड H लिखते हैं, और निखिल के द्वारा वंडर वाल बल द्वारा क्या किए, जुड़ गए। दूसरा स्टेप देखिए, केमिकल एब्जॉर्प्शन माने रासायनिक अवशोषण, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक केमिकल एब्जॉर्प्शन। प्रथम पद में अधिशोषित अभिकारक अणुओं के बीच का बांड टूट जाता है, ठीक, जिससे उत्प्रेरक अभिकारक अणु द्वारा रासायनिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन, जिसे हम कहते हैं क्या, केमिकल एब्जॉर्प्शन। ध्यान दीजिए, देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट जाता है, और ये जो होते हैं, ये निकिल जो होता है, ये जुड़ जाता है रासायनिक बंध द्वारा। रासायनिक अधिशोषण क्या कहता है, प्रथम पद में अधिशोषित अभिकारक अणुओं के बीच का बांड टूट जाता है तथा रासायनिक बंध द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ जाते हैं, तथा उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ जाते हैं, ठीक। अब ये बीच का बांड टूट गया, और ये रासायनिक बंध द्वारा क्या हुए, जुड़ गए, ठीक है। तीसरा नंबर आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, तो माध्यमिक यौगिक का बनना। देखो माध्यमिक यौगिक का बनना, माध्यमिक यौगिक का बनना, ये क्या है, देखो द्वितीय पद में बना हुआ केमिकल मॉलिक्यूल यानी रासायनिक अणु अभिकारक के दूसरे अणु से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, दूसरे अणु से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। तो दूसरा अणु क्या है, ध्यान, दूसरा अणु आपका है एथीन। तो एथीन के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे C, एक H इधर, एक H इधर, एक H आपका कहाँ है, इधर है ना, एक H इधर है। अब देखिए ऐसे जुड़ C, एक H इधर है, एक H इधर है, और एक H इधर है, और ये आपका क्या था, निकेल, ये आपका क्या था, निकेल। निकेल से ये क्या किए थे, जुड़ गए, निकेल से क्या किए थे, जुड़ गए, ठीक। तो द्वितीय पद क्या कहता है, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत क्या कहता है कि द्वितीय पद में बना हुआ केमिकल मॉलिक्यूल अभिकारक के दूसरे अणु के साथ संयुक्त हो जाता है, अभिकारक के दूसरे अणु के साथ क्या किया है, संयुक्त हो जाता है, ठीक, जिससे माध्यमिक यौगिक बना। क्या बना, माध्यमिक यौगिक। चौथा स्टेप देखेंगे, चौथा स्टेप तृतीय पद में बना हुआ माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है, जो अपघटित होकर के प्रोडक्ट में बदल जाता है, जो अपघटित होकर क्या करता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखो यहाँ देखो C H ऐसे है,
अब ये यहाँ से बांड टूट जाएगा, अपघटित हो गया, क्योंकि ये अस्थायी है। और बना लिया आपका क्या, CH माने CH3, तो सिंगल बॉन्ड H H, देखो ये बन गया एथीन, प्लस क्या, निकिल को क्या किया, रीजनरेट कर दिया, निकिल को क्या किया, रीजनरेट कर दिया। ध्यान देना, निकिल को क्या किया, रीजनरेट कर दिया। एक बार इसको आप लोग फिर से देखेंगे। देखो आधुनिक अवशोषण सिद्धांत, यह सिद्धांत माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत तथा अधिशोषण सिद्धांत को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत को माध्यमिक यौगिक सिद्धांत तथा अधिशोषण सिद्धांत को संयुक्त करके दिया गया है। यह सिद्धांत सामान्य उत्प्रेरण के साथ साथ विक्षेपण उत्प्रेरण की व्याख्या करने में स्पष्ट है। यह सिद्धांत उत्प्रेरकों की क्रियाविधि को निम्न 4 पदों में कंप्लीट करता है, यानी पूरा करता है। जैसे एथेन का हाइड्रोजनीकरण से एथेन का बनना, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेन के हाइड्रोजनीकरण से एथेन का बनना की क्रिया निम्न 4 पदों में जुड़ी है। नंबर 1 भौतिक अधिशोषण। सर्वप्रथम अभिकारक का एक अणु उत्प्रेरक अणु के साथ भौतिक बल जैसे वंडर वाल बल द्वारा जुड़ जाता है, जिसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। देखो डॉटेड लाइन द्वारा है। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। प्रथम पद में बना हुआ अधिशोषित अभिकारक अणु के बीच का बंध टूट जाता है। देखो अधिशोषित अभिकारक अणु के बीच का बंध क्या हुआ, टूट गया, और उत्प्रेरण से क्या करते हैं, उत्प्रेरण से ये रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े जाते हैं। देखो जुड़ गए। तीसरा स्टेप है माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। द्वितीय पद में बना हुआ रासायनिक अधिशोषित अणु, द्वितीय पद में बना हुआ रासायनिक अधिशोषित अणु अभिकारक के दूसरे अणु से जुड़ जाता है। ठीक, जिससे माध्यमिक यौगिक बनता है। देखो यहाँ बन गया एक दूसरा रासायनिक अधिशोषित अणु है, और अभिकारक का दूसरा अणु क्या है, एथीन है, CH2 से क्या हुआ, जुड़ गया। तो जुड़ा तो हाइड्रोजन निकिल के बीच में क्या हुआ, वांडर वाल बल उत्पन्न हो गया। इसे हम कहते हैं माध्यमिक यौगिक। चौथा स्टेप है माध्यमिक यौगिक का अस्थायी होता है, जो अपघटित होकर के एथेन उत्पाद बनाता है और निकिल को रीजनरेट कर देता है। देखो ये अस्थायी है, बांड यहाँ से टूट गया, ये बन गया एथेन। तो इस प्रकार आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत को दिया गया। ठीक है, हमने इसको 2-3 बार आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। और भी सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलो, अब आपको हम बताते हैं एंजाइम कैटालिस्ट। क्या है एंजाइम कैटालिस्ट? एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण, ये लास्ट टॉपिक है आपका। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो प्रोटीन अणुओं से बने होते हैं। ठीक, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये विषमांग होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इन कणों का आकार कोलाइड कणों के आकार के बराबर होता है, इसलिए इसे हम कोलाइडल कैटालिस्ट भी कहते हैं। इसका अगला नाम क्या हो गया, कोलाइडल कैटालिस्ट। ध्यान दीजिएगा, ठीक, कोलाइड उत्प्रेरण भी इसे कहा जाता है। ये जीव रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करते हैं, इसलिए इसका नाम बायो कैटालिस्ट भी है।
क्या नाम है, बायो कैटालिस्ट माने जीव उत्प्रेरण भी है। इसके नाम के आगे प्रायः एज लगा होता है, जैसे इन्वर्टेज, जाइमेज, लाइपेज, ठीक है, प्रोटीएज, डायस्टेज, ये सब इनके नाम हैं एंजाइम उत्प्रेरण के। लाइपेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे कुछ एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, जैसे C12H22 का जल अपघटन होता है ना, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति। इन्वर्टेज से बन गया क्या, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक। दूसरा है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज, ये किसका क्या नाम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में बना लेता है एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब एंजाइम उत्प्रेरण है, ठीक। अब आते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण। क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण, ठीक। तो इनके निम्न लक्षण क्या है। नंबर 1, एंजाइम कैटालिस्ट एंजाइम क्रिया की गति एंजाइम के सांद्रण के समानुपाती, ठीक। एंजाइम की क्रिया एंजाइम के सांद्रण के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, देखो, एंजाइम की सांद्रता जितना ही ज्यादा होगा, इसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। जैसे मान लिया आप लोग भोजन करते हो, भूख लगने वाली एंजाइम सेक्रेट होती है, तो भूख लगने वाली एंजाइम जितना ही ज़्यादा निकलेगा, आपको भूख उतना ही अधिक लगता है। अभी वो एंजाइम ना निकले, आपको भूख नहीं लगता। कुछ रोगी व्यक्ति होते हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी है तो कहते हैं ना कि इनको भूख नहीं लग रहा है, ये है वो है, तो इसका मतलब कि उनकी बीमारी की वजह से एंजाइम सेक्रेट नहीं हो रहे हैं। डाइजेशन की बात करें, जैसे तो आप लोग जानते हो, जैसे रोटी खाते हो उसका डाइजेशन होना होता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सेक्रेट होते हैं तो आपका भोजन नहीं डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जितना ही ज़्यादा सेक्रेट हो, उनके डाइजेशन उतना ही अच्छा होगा। बात समझ गए होंगे। अब देखेंगे, एंजाइम की क्रियाशीलता बॉडी टेम्परेचर पर अधिक होता है। एंजाइम की क्रियाशीलता बॉडी टेम्परेचर पर अधिक होता है। जैसे अभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, वैसे 45 तो होता नहीं है, 45 हो जाएगा तो व्यक्ति जो है पागल हो सकता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 39 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बोलते हैं ना बुखार हो गया, टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 101 पे ही व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, या कम होगा तब भी नष्ट हो जाएगा। वैसे कम तो होता नहीं बॉडी टेम्परेचर, हाँ बढ़ सकता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तीसरा है एंजाइम की अत्यधिक अम्लीयता तथा अत्यधिक क्षारीयता एंजाइम के एक्टिविटी को नष्ट कर देता है। जैसे अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न हो जाए तो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। समझ में आएगा। एंजाइम की क्रियाशीलता डीएक्टिवेटर की उपस्थिति में, डीएक्टिवेटर है ना, डीएक्टिवेटर की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। डीएक्टिवेटर माने होता है, समझ लो कि उत्प्रेरक विष। इसके पहले बताए थे ना कि उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं, तो वही डीएक्टिवेटर है। ठीक, अब ध्यान दें कि एंजाइम की क्रिया विशिष्ट होती है, यानी जो एंजाइम
जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लाइपेज एंजाइम है, लिपिड का डाइजेशन करेगा। अब लाइपेज प्रोटीन का डाइजेशन तो करेगा नहीं, इसका मतलब हुआ एंजाइम की क्रिया विशिष्ट होती है ना। एंजाइम की क्रिया बॉडी पीएच पर अत्यधिक होती है। एंजाइम की क्रियाशीलता बॉडी टेम्परेचर पर क्या होता है, अत्यधिक होता है। ये सब इसके लक्षण हैं। अब हम आपको बताएंगे एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि, ध्यान देंगे, एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रिया एंजाइम की क्रियाविधि क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम की बात ही छोड़ो, कोई भी कैटालिस्ट, चाहे वो सामान्य उत्प्रेरण हो चाहे विषमांगी उत्प्रेरण हो, अभिकारक अणु से क्रिया करता है तो उसका कुछ ना कुछ संबंध होता है। एक दूसरे को बिना अपने में समाहित किए उनकी क्रियाशीलता बढ़ ही नहीं सकता है, यूँ समझ लो। जैसे अभी अभी आपने देखा निकेल का हाइड्रोजन के साथ तो उनका कॉम्बिनेशन था, अभी वहाँ आयरन लगा दोगे तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। उसके भी कारण है, निकेल का वैलेंसी +2 है, निकेल पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो निकेल की वैलेंसी +2 था। अब देखो हाइड्रोजन ने निकेल को जब जोड़ा तो निकेल और हाइड्रोजन के बीच देखो, हाइड्रोजन और निकेल, ये निकेल का एक बॉन्ड और ये निकेल का एक बॉन्ड, वैलेंसी कितना हुआ, 2 होगा। अभी हम यहाँ आयरन लगा दें तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इसका भी ध्यान देना है, यानी कि कोई भी अभिकारक अणु किसी भी कैटालिस्ट से उस दशा में एक्टिव हो सकता है जब उसके साथ सेट हो जाए। उसके साथ क्या हो, सेट हो जाए, नहीं सेट होगा नहीं होगा। ऐसे ही ठीक एंजाइम की क्रियाविधि है। एंजाइम की ऐसे ही ठीक क्या है, क्रियाविधि है। तो ध्यान दें कि एंजाइम अभिकारक अणु के साथ उचित आकृति की एंजाइम उचित अभिकारक अणु के साथ फिट हो जाता है, और इस प्रकार फिट होता है जैसे ताले में चाबी फिट होती है। ताले में चाबी लगाते हो, देखो ताले का गठरी चाबी का गठरी आके जाके सेट हो जाता है और ताला खुल जाता है। इसलिए इसे हम ताला चाबी सिद्धांत भी कहते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं, ताला चाबी क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि, ताला चाबी क्रियाविधि। तो इस प्रकार एंजाइमों की क्रियाविधि होती है। तो ध्यान देंगे एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं विषमांग उत्प्रेरण के अंतर्गत आती हैं, यानी एंजाइम विषमांग उत्प्रेरण होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, विषमांग उत्प्रेरण होते हैं। क्यों, क्योंकि इसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं ना, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, विषमांग प्रकृति के होते हैं। इन्हें हम बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करते हैं। तो देखिए एंजाइम के कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं। एंजाइम के कोलाइडी कण पर निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, ठीक है, जिनमें उचित आकृति के अभिकारक अणु फिट हो जाते हैं, जैसे कि ताले में कुंजी, जैसे कि ताले में कुंजी। और एंजाइम और अभिकारक अणु में एक प्रकार से ताले कुंजी का संबंध होता है, ठीक। पहले एंजाइम ई अभिकारक अणु यस यानी सबस्ट्रेट अणु यस के साथ सकृत संकर यस बनाता है, और फिर संकृत संकर प्रोडक्ट जो होता है वो अपघटित होकर प्रोडक्ट बनाता है और एंजाइम को क्या करता है, रीजनरेट कर देता है। तो ध्यान देंगे सर्वप्रथम, देखो सर्वप्रथम ये एंजाइम है कि ये
अब सबस्ट्रेट इसी में आके क्या होगा, सेट होगा। तो कैसे सेट होगा देखिए, ये सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। देखो इसकी गिरफ्तारी इसमें जाके सेट हो जाएगा, ये इसमें जाके हो जाएगा और आगे ऐसे चिपक जाएगा। ए बनाया क्या, एस बनाया, ये क्या बनाया, एस। ये बन गया एस। ये संक्रयित यौगिक है, क्या है, संक्रयित यौगिक। अब ये क्या करता है, एंजाइम को रीजनरेट करता है। एंजाइम को क्या करता है, रीजनरेट करता है। ये एंजाइम हो गया और ये क्या बना लिया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऐसे बनाया, एक प्रोडक्ट, दूसरा एक प्रोडक्ट। ठीक, ये एंजाइम की क्या रही, क्रियाविधि रही। तो एक बार फिर से बता देते हैं आपको, एंजाइम विषमांग प्रकृति के होते हैं, है ना। इस पर संक्रयित उचित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, जिनमें उचित आकृति के अभिकारक अणु आके फिट हो जाते हैं। सर्वप्रथम एंजाइम अभिकारक अणु के साथ संक्रयित यौगिक यस बनाता है और बाद में अपघटित होकर एंजाइम और प्रोडक्ट बना लेता है। तो एंजाइम में प्रोडक्ट अलग। अब लास्ट टॉपिक आता है कोएंजाइम। ध्यान देंगे, कोएंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएंजाइम क्या होते हैं, हम जानते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, किंतु ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के अतिरिक्त कोई भी एंजाइम जाते ही नहीं है। तो कोएंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रायः उनमें एक अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, जिसे हम कोएंजाइम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। आई बात समझ में। कोएंजाइम की उपस्थिति एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देती है। ध्यान दीजिएगा, कोएंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, किंतु इसमें एक अप्रोटीन भाग भी या कुछ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, जिसे हम कोएंजाइम कहते हैं। जो अप्रोटीन भाग होता है उसी को हम कोएंजाइम कहते हैं और कोएंजाइम की उपस्थिति एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, ये सब इनके रहने लक्षण और सब तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपको हम बता दें कि पृष्ठ रसायन में भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, है ना, और कोलाइडल अवस्था में कोलाइड क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं, कोलाइड बनाने की विधि क्या है, कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइड का लक्षण क्या है, ब्राउनी घटना, टिंडल घटना, पेप्टीकरण, अस्कंदन, रक्षण, गोल्ड नंबर, है ना, कोलाइड का एक्शन, कैटालिस्ट के प्रकार, कैटालिस्ट की क्रियाविधि, एंजाइम कैटालिस्ट, उनकी क्रियाविधि, लक्षण, सब आपको बता दिया गया। इसको आप लोग लर्न करेंगे, नोट्स बनाएंगे, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हम आपका अगला चैप्टर मेटल, धातु कर्म है, लेकिन धातु कर्म नहीं है, अब आपको हम कल से सेकंड पेपर प्रारंभ करेंगे, ध्यान दीजिएगा।